हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कॉम्पिटिशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि, और मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई एक्ट 2005 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम कहाँ तक हम कल पढ़ रहे थे? परिभाषाएं पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? परिभाषाएं पढ़ रहे थे, जिसमें हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? सूचना की परिभाषा तक हम पढ़ चुके थे। कहाँ तक पढ़ चुके थे? सूचना की परिभाषा। सूचना किसे माना जाएगा? तो कोई ऐसी चीज जिसको किस रूप में हम, ऐसा कोई दस्तावेज, ऐसी कोई जानकारी, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, जिसको भी कह सकते हैं कि जिसको क्या सॉरी दोस्तों, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप में उसको बदल सकते हैं। फिर बाकी चीजों को हमने और चीजों को लिखा था। चलिए उससे आगे हम क्या करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। चलिए इससे आगे हम क्या करते हैं, देखते हैं आगे नेक्स्ट परिभाषा किसकी है। तो अगली परिभाषा की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं धारा 2H, या इसी को क्या कह सकते हैं हम, जा। क्या कह सकते हैं? 2H, या हिंदी में कहें तो क्या कह सकते हैं, जा। जिसमें किसकी परिभाषा है? जिसमें है कि लोक प्राधिकारी किसको माना जाएगा। लोक प्राधिकारी की परिभाषा है किसकी? लोक प्राधिकारी किसकी? लोक प्राधिकारी की परिभाषा है किसकी? लोक प्राधिकारी, या कह सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी। अंग्रेजी में कहें तो किसकी परिभाषा? पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा है। ठीक है, तो किसे माना जाएगा? तो इसमें कौन हो सकता है जो लोक प्राधिकारी होगा? किसे माना जाए? कोई एनजीओ हो सकता है कि नहीं हो सकता? कोई एनजीओ हो सकता है, या कोई निकाय हो सकता है जो प्राधिकार किसके द्वारा जो हो, सरकार के द्वारा नियुक्त हो, क्या कोई संस्था हो। तो ये सब चीजें क्या हो सकती हैं? प्राधिकारी हो सकती हैं। क्या इनको सबको क्या माना जाएगा? लोक प्राधिकारी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? लोक प्राधिकारी माना जाएगा। चाहे वो एनजीओ हो, गैर सरकारी संगठन हो, या कोई संस्था हो, या कोई निकाय हो, ये सब चीजें क्या मानी जाएंगी? लोक प्राधिकारी। लेकिन इनकी क्या शर्तें, क्या इनकी शर्तें हैं? इनकी शर्तें क्या है कि कोई भी जो संस्था है, या निकाय है, या एनजीओ है, उसको तब ये माना जाएगा जब ये किसके द्वारा, या तो क्या संविधान के द्वारा, क्या हो, संविधान के द्वारा निर्मित हो या स्थापित हो, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा इसकी क्या की गई हो, स्थापना की गई हो। क्या की गई हो? स्थापना की गई हो। तब इसको क्या माना जाएगा? लोक प्राधिकारी माना जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी कि कोई भी ये चीजें हो सकती है, कोई भी एनजीओ हो सकते हैं, कोई भी संस्था हो सकती है, कोई भी संगठन हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भी संगठन हो सकता है। मैंने मिटा क्यों दिया? लोक प्राधिकारी। लेकिन इनकी शर्तें क्या हैं कि वो किसके द्वारा, या तो संविधान के अनुसार उनका निर्माण किया गया हो, बनाया गया हो, या किस केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने उनको स्थापित किया हो, तो उनको क्या माना जाएगा? लोक प्राधिकारी माना जाएगा। तो चलिए देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि किसको मानेंगे? प्राधिकारी, प्राधिकारी, या कोई निकाय, क्या, या कोई निकाय, या कोई संगठन, क्या कोई संगठन, या जो एनजीओज हैं, क्या है, एनजीओज हैं, इनको क्या बोलते हैं? गैर सरकारी संगठन। इनको गैर सरकारी संगठन, ये चीजें हैं। ये क्या हो सकती हैं? ये क्या हो सकती हैं? लोक प्राधिकारी हो सकती हैं, हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन इनकी शर्तें क्या हैं? ये शर्तें हैं, तब ये होंगी क्या? लोक प्राधिकारी। इनको कब माना जाएगा? तो इनकी शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? वे शर्तें हम देखते हैं कि क्या है कि लोक प्राधिकारी के लिए जो शर्तें हैं वो क्या है? कोई भी प्राधिकारी, कोई भी प्राधिकारी, जैसा अभी मैंने बताया कि कोई भी प्राधिकारी क्या हो, संस्था या निकाय
क्या निकाय या क्या जो एनजीओज हैं, जो एनजीओज हैं वो कब होगा, वो लोक प्राधिकारी तब होगा कब, जब क्या हो, जब वह किसकी तरह, जब वह संविधान या किसके द्वारा, संसद या किसके द्वारा, विधानमंडल या किसके द्वारा, केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा क्या किया गया हो, गठित किया गया हो, के द्वारा क्या किया गया हो, गठित किया गया हो। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी कि लोक प्राधिकारी किसे माना जाएगा। लोक प्राधिकारी किसे माना जाएगा, तो इसमें कोई प्राधिकारी आ सकता है, कोई निकाय आ सकता है, कोई संगठन या कोई एनजीओ आ सकता है, जो गैर सरकारी संगठन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनके लिए क्या शर्त है, शर्त ये है कि वह क्या हो, संसद ये क्या, संविधान, किसके द्वारा, ये संविधान, संसद, विधानमंडल या केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा क्या किया गया हो, गठित किया गया हो, तब उसको क्या माना जाएगा, लोक प्राधिकारी माना जाएगा। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें एक चीज और देख लो कि जो एनजीओज हैं, इसके जो एनजीओज हैं, अगर एनजीओ क्या है, वो किसके, सरकार के कंट्रोल या सरकार के नियंत्रण में है, तभी क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। कि ऐसे नहीं कि गैर सरकारी जो संगठन है वो सरकार के नियंत्रण में नहीं है, तो ये लोक प्राधिकारी नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। ये हमारा अध्याय 1 खत्म हुआ, अब अध्याय 2 की ओर हम पढ़ते हैं। अध्याय 2 में क्या है, सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं हैं। क्या है, तो अध्याय 2 देखते हैं हम, अध्याय 2 समझते हैं। अध्याय 2 की धारा देखते हैं, धारा 3। कौन सी, अध्याय 2 कहां से स्टार्ट है, धारा 3 से। इसमें क्या है, धारा 3 में क्या है, सूचना का अधिकार। क्या है, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार बताया गया कि किसको है सूचना का अधिकार, किसको कौन सूचना ले सकता है, क्या कर सकता है, कौन सूचना की जानकारी या कौन सूचना ले सकता है। क्या अपने देश की ले सकते हैं या अन्य देश से जो आया हुआ व्यक्ति है वो भी सूचना ले सकता है, जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो सूचना का अधिकार किसको है, तो इसमें कहा गया है कि सूचना का अधिकार क्या है, भारतीय नागरिक, जो सभी हर या कह सकते हैं हर भारतीय नागरिक को है। तो इसमें सूचना का अधिकार लिख सकते किसको है, सूचना का अधिकार किसको है, तो किसको, हर भारतीय नागरिक को, हर भारतीय नागरिक को क्या है, सूचना का अधिकार है। वो क्या कर सकता है, सूचना मांग सकता है। क्या कर सकता है, सूचना मांग सकता है। कोई भी व्यक्ति जाकर क्या कर सकता है, आरटीआई के तहत सूचना मांग सकता है। तो इसमें लिख सकते हैं क्या, विदेश से आया हुआ व्यक्ति भी इसके तहत सूचना मांग सकता है। तो लिख सकते हैं क्या, विदेश, प्रश्न कर सकता है क्या, विदेश से आया हुआ व्यक्ति भी क्या कर सकता है, सूचना मांग सकता है, सूचना मांग सकता है। तो कहेंगे नहीं क्या, नहीं, विदेश से आया हुआ व्यक्ति सूचना नहीं मांग सकता, व्यक्ति सूचना नहीं मांग सकता। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ये किसके लिए है, ये जो सूचना है जो आरटीआई बनाई हुई है वो केवल किनके लिए, भारतीयों के लिए, केवल किनके लिए, जो भारतीय नागरिक हैं, केवल भारतीय नागरिकों के लिए। किनके लिए, तो ये किनके लिए है, तो
आरटीआई है वो कौन दायर कर सकता है, फाइल कर सकता है। आरटीआई फाइल कौन कर सकता है, वो केवल क्या हो, भारतीय नागरिक हो, क्या हो, जो भारत का ही व्यक्ति है वो ही क्या कर सकता है, इसकी जानकारी ले सकता है। तो इतनी चीज नोट करो, फिर हम आगे आगे चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर, धारा 4, सूचना का अधिकार हो गया। अब बाध्यताएं, अब बाध्यताएं देखते हैं। जो लोक प्राधिकारी है उनकी बाध्यताएं क्या हैं, उनको ऐसी क्या चीजें हैं जो करनी ही करनी है। चलिए देखते हैं धारा 4। धारा 4 में क्या है, लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं हैं, क्या है, लोक प्राधिकारियों की क्या है, बाध्यताएं हैं, तो बाध्यताएं इनकी क्या क्या है, इनको ऐसे कौन से कार्य हैं जो बिल्कुल करके जरूरी है, मतलब कह सकते हैं कि इनको करना ही करना है। इन कार्यों में कोई वो नहीं चलेगा कि नहीं ये टाले नहीं जा सकते, ये कार्य इनको मजबूरी में हो या किसी भी हालत में इनको करने ही पड़ेंगे, चाहे जो भी हाल हो, लेकिन ये कार्य इनको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये होती है इनकी क्या, बाध्यताएं। अब वो कौन से कार्य हैं जिनको क्या है, इनको बहुत जरूरी है, इनको कह सकते हैं कि जरूरी बाध्यताएं, क्या कौन से लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं या कौन से कार्य जरूरी है, लिख सकते हैं इसमें कौन से कार्य, समझने के लिए कौन से कार्य इनको क्या है, जरूरी है। ठीक है, इनमें कौन से कार्य जरूरी है, नंबर 1 तो इनको क्या करना जरूरी है कि कोई भी दस्तावेज हो, क्या हो, कोई भी दस्तावेज हो उसको क्या सुव्यवस्थित ढंग से उसको रखना, उसकी इंफॉर्मेशन रखना। कोई भी व्यक्ति कभी भी उसके बारे में जानकारी मांगे तो ये क्या करें, तुरंत उसकी जानकारी दे सकें। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, इसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी उसको संभाल के रखें, ताकि अगर इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई व्यक्ति मांगता है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी जानकारी दी जा सके। ठीक है, तो ये इनकी क्या है, बाध्यताएं हैं। तो जो जानकारी है, कोई भी जो दस्तावेज है उसको क्या करना, एक मेंटेन करके, कह सकते हैं क्या, एक उनको मेंटेन करके रखना। कोई व्यक्ति कभी भी आ सकता है, कभी भी पूछ सकता है सवाल। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये ही इनकी क्या है, बाध्यताएं हैं। तो लिख सकते हैं कि दस्तावेज या इनको क्या, जानकारियां जानकारियों की, ऐसा ना लिखें, इसको अलग से लिखते हैं। ठीक है, इनको लिख दस्तावेज की, लिखो जानकारी को कैसे, व्यवस्थित ढंग से क्या करना होगा, रखना होगा। कैसे करके व्यवस्थित ढंग से रखना होगा, ताकि कोई व्यक्ति कभी भी आके सूचना मांग सकता है। रखना होगा, लिख सकते हैं, ताकि हर समय सूचना देने के लिए तैयार रहें। ठीक है, हर समय किसी भी समय क्या कर सकते, सूचना देने के लिए तैयार रहें। और इनको क्या, जो दस्तावेज है, दस्तावेजों को किस रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी सेव करना होगा। क्या, इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी क्या करना होगा, रखना होगा। ठीक है, ये इनकी क्या है, बाध्यताएं हैं। ये इनकी क्या है, लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए हम अब आगे चलते हैं।
नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। नेक्स्ट धारा है हमारा धारा 5। धारा कौन सी? धारा 5। धारा 5 में क्या है कि जो लोक सूचना अधिकारी हैं उनके पदनाम क्या होंगे, उनके पदनाम क्या होंगे। तो इसमें बताया गया है कि उनके जो पदनाम है वो क्या है, जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी होगा और क्या होगा, जो राज्य लोक सूचना अधिकारी होगा, ये होगा। जो केंद्र में नियुक्त होगा केंद्रीय लोक सूचना आयुक्त होगा और अधिकारी होगा, और जो राज्य में होगा वो राज्य सूचना अधिकारी होगा। अब इनकी कितने की नियुक्ति की जा सकती है, तो इनकी जितनी की आवश्यकता पड़ती है उतने की क्या है, नियुक्ति भी की जा सकती है। तो ये चीज है इसमें। धारा देखते हैं धारा 5 क्या, लोक सूचना अधिकारी के पदनाम, ठीक है। तो लोक सूचना जो अधिकारी है वो क्या कर सकता है, अपने कार्यालय में किनकी नियुक्ति कर सकता है। तो लिख सकते हैं लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी है वो अपने अधीन क्या कर कार्यालय में किनको रख सकता है, या किन पद पे वो जो अधिकारी होंगे वो होंगे। लोक सूचना अधिकारी अपने कार्यालय में, ठीक है। नंबर 1 किस रूप में, केंद्र में होगा तो किस रूप में, केंद्रीय सूचना अधिकारी, केंद्रीय सूचना अधिकारी के रूप में, केंद्रीय लोक सूचना, कैसे, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, ठीक है। और राज्य में होगा तो किस रूप में, राज्य लोक सूचना अधिकारी, ठीक है। अब इनकी कितने की नियुक्ति हो सकती है, कितनों की नियुक्ति हो सकती है, तो जितने की आवश्यकता हो। इसमें लिख सकते हैं कितने की नियुक्ति, कितने या कितनों की नियुक्ति, तो जितने की आवश्यकता हो, जितने की क्या हो, आवश्यकता हो, कितने की हो सकती है, जितने की क्या हो, आवश्यकता हो उतने की नियुक्ति हो सकती है, या जितने जे की जरूरत हो उतने की क्या कर सकते हैं, हम नियुक्ति कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे, ये चीजें हमने देख ली। अब अगर हमको क्या आरटीआई मांगनी है तो हम किस रूप में मांग सकते हैं और उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसको समझते हैं। क्या उसमें क्या क्या हमको करना होगा, ये सब चीजें हम जानते हैं, ठीक है। भाषा, किस भाषा में हम मांग सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप में मांग सकते हैं या सीधे लिखित रूप में मांग सकते हैं, किस रूप में हम मांग सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए, नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। धारा 6 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि आरटीआई द्वारा सूचना मांगने का अनुरोध, आरटीआई द्वारा सूचना मांगने का अनुरोध है। हम किस प्रकार से इसको या इसको अनुरोध को क्या कर सकते हैं, प्रक्रिया या प्रोसेस भी कह सकते हैं, किस प्रकार हम मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। यदि कोई व्यक्ति क्या करना चाहता है कि आरटीआई के तहत क्या करना चाहता है, सूचना मांगना चाहता है, तो वो किस रूप में मांग सकता है, तो लिख सकते हैं इसमें किस रूप में मांग सकता है, किस रूप में मांग सकता है। यदि किसी व्यक्ति को क्या है, सूचना चाहिए, तो क्या वो लिखित रूप में मांग सकता है, तो किस रूप में मांग सकता है, वो लिखित रूप में मांग सकता है, लिखित रूप में मांग सकता है, या किस रूप में वो मांग सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी मांग सकता है। किस रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप में मांग सकता है, ठीक है। अब लिखित रूप को क्या कह सकते हैं हम, अगर उसमें रहें तो क्या कह सकते हैं, ऑफलाइन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ऑफलाइन क्या कह सकते हैं,
ऑफलाइन, और इलेक्ट्रॉनिक रूप में कह सकते हैं तो ऑनलाइन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑनलाइन कह सकते हैं। ऑनलाइन रूप में हम क्या कर सकते हैं? मांग सकते हैं। अब इसकी भाषा क्या हो सकती है? हम किस भाषा में मांग सकते हैं? भाषा क्या होगी? तो हम किस भाषा में मांग सकते हैं? तो हम हिंदी में भी मांग सकते हैं। किस रूप में? अगर हमें हिंदी में है तो हिंदी में, या किस में? या अंग्रेजी में। किस में हम मांग सकते हैं? अंग्रेजी में भी मांग सकते हैं। हिंदी में या अंग्रेजी में। किस भाषा में मांग सकते हैं हम? हिंदी में या अंग्रेजी में, या क्या है जो राज्य की अपनी भाषा है, या क्या? राज्य की जो अपनी भाषा है, राज्य की जो लोकल लैंग्वेज है, क्या है? राज्य की जो राजभाषा है, राजभाषा, उसमें भी क्या हम मांग सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या, इसमें कोई फीस होगी? तो बिल्कुल इसकी क्या फीस होगी? तो क्या फीस इसमें देनी पड़ेगी? फीस देनी होगी, फीस देनी होगी। कितनी देनी होगी इसमें? इसमें कितनी देनी होगी? 10 रुपये। 10 रुपये फीस देनी होगी। तो अब यदि कोई व्यक्ति क्या करना चाहता है कि आरटीआई के द्वारा कोई सूचना मांगना चाहता है, ठीक है, किसी भी चीज की सूचना मांगना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा? वो किस रूप में? लिखित रूप में भी मांग सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी ले सकता है। माध्यम हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, राजभाषा भी है, किसी भी रूप में ले सकता है। उसको 10 रुपये फीस जमा करनी हो, उसको क्या करना होगा? आरटीआई जारी करनी, फाइल करनी होगी। क्या होगी? आरटीआई फाइल करनी होगी। ठीक है। अब देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, आरटीआई फाइल कर देता है, तो उसका जवाब या उसका निपटारा कितने दिन में होगा? कितने दिन के अंदर उनका ये है कि वो जवाब दें अपना। चलिए इसको देखते हैं। धारा 7 की ओर चलते हैं। धारा 7, धारा 7 में क्या कहा गया है कि अनुरोध या आवेदन का निपटारा। क्या है? आवेदन, अनुरोध, अनुरोध, क्या कह सकते हैं? आवेदन, आवेदन का निपटारा कितने दिन में होगा? ये चीज लिखी हुई है। क्या लिखी है? अनुरोध या आवेदन का निपटारा। तो कितने दिन में सूचना देना उनको क्या है? जरूरी है। तो लिख सकते हैं कितने दिन में उनको सूचना देना जरूरी है। तो कितने दिन में देंगे कि उनको अधिकार है कि वो 30 दिन के अंदर क्या कर सकते हैं? सूचना दे सकते हैं। उनको 30 दिन के अंदर क्या करना होगा? सूचना देना होगा। और यदि क्या है, किसी व्यक्ति के मामले में, किसी व्यक्ति का जो जीवन या स्वतंत्रता के मामले में यदि आरटीआई डाली है, तो उसका है कि वो कितने 48 घंटे में उनको जवाब देना होगा। क्या है? यदि जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित कोई मामला है तो उसमें क्या है? 48 घंटे में उनको जवाब देना होगा, वरना उनको क्या 30 दिन के अंतर्गत जवाब दे देना होगा। ठीक है। अगर जवाब नहीं देता है तो फिर उसकी आगे धारा में बताएंगे कि वो क्या है, उसको मान लेता है वो आपकी कैंसिल कर दी गई है। ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं कितने दिन के भीतर। ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आवेदन के, क्या लिख सकते हैं कि आवेदन के, आवेदन के 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर क्या हो? सूचना देना होगा। सूचना या जो जानकारी है, जानकारी देना होगा। ठीक है। दूसरी बात क्या है? यदि किस रूप में है? यदि मामला किसी के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है। क्या है? यदि मामला, क्या है? यदि कोई मामला, यदि मामला किससे संबंधित है? यदि मामला किसी के, किसी के जीवन या किससे? स्वतंत्रता, किससे? स्वतंत्रता से संबंधित है। सॉरी दोस्तों, किससे? स्वतंत्रता से संबंधित है। तो कितने में? 48 घंटे के अंदर। कितने? 48 घंटे के अंदर क्या होगा? सूचना देना होगा। ठीक है। 48 घंटे के अंदर सूचना देना होगा। अब क्या, और यदि क्या है 30 दिन, अब तीसरी चीज क्या है इसमें कि यदि क्या है 30 दिन के अंदर सूचना नहीं आती, 30 दिन के अंदर क्या होती है? 30 दिन के अंदर, अंदर सूचना नहीं आती है, नहीं आती है,
तो समझो कि आपकी जो RTI है वो क्या है, रिजेक्ट हो गई, नहीं आती है। तो क्या है, तो आपका आवेदन क्या है, क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, आपने कुछ ऐसी चीज मांगी होगी जो कि या तो उचित नहीं है, यही है कि उचित नहीं है, या फिर आपने ऐसी चीज मांगी जो जिसकी जानकारी देना उनकी पॉलिसी की खिलाफ है। अब वो देखते हैं कि वो किन किन चीजों पर क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं और आप उनकी सूचना नहीं मांग सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। हम किन चीजों पर क्या कर सकते हैं, वो RTI नहीं मांग सकते। तो उनको देखते हैं हम किन चीजों पर हम RTI नहीं मांग सकते, जानकारी सूचना नहीं मांग सकते। चलिए देखते हैं धारा 8। धारा 8 धारा 8 में क्या है, वे सूचनाएं जो RTI के तहत नहीं दी जाएंगी। क्या है, वे सूचनाएं जो RTI के तहत नहीं दी जाएंगी, ठीक है। कौन कौन सी सूचना है, इसमें देखिए नंबर 1 कि यदि क्या है, ऐसी सूचना यदि क्या है कि कोई जो देश की एकता अखंडता से संबंधित कोई सूचना है तो वो सूचना आपको नहीं दी जाएगी। यदि देश के प्रति जो देश की जो रक्षा प्रणाली है उससे संबंधित कोई सूचना है तो आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। और अभी एक सबसे अच्छी हंसी वाली बात होगी कि वो भी सूचना नहीं दी जाएगी। और यदि किसी देश ने अपने एक देश ने किसी दूसरी देश पर भरोसा करके कुछ चीजें दी हैं, जो जानकारी सूचना दी है किसी हथियार बनाने या कुछ ऐसी चीजें, तो उसकी भी जानकारी आप नहीं दे सकते किसी को, ठीक है। किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को क्या हो, उसके जीवन पर क्या हो, खतरा हो, तो भी आप ऐसी सूचना नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो हंसने वाली है, कि जो राजनेता है हमारे, क्या है, जो राजनेता हैं उनके जो दस्तावेज होंगे उनकी कोई जानकारी नहीं देंगे। क्या, जो राजनेता जो कुछ भी करेंगे उनकी कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। तो ये ऐसी कई सारे हैं चीजें। तो चलिए एक एक करके हम इनको देखते हैं। तो देख सकते हैं देश की एकता, अखंडता, देश की एकता अखंडता तथा संप्रभुता से संबंधित जो जानकारी होगी वो नहीं दी जाएगी। दूसरी क्या है, देश की सुरक्षा, वैज्ञानिक, क्या देश की सुरक्षा, वैज्ञानिक, या जो कि वे क्या है, जो क्या है आर्थिक हित से जुड़ी है, जो क्या है, जो हमारी किससे आर्थिक हित से जुड़ी है, जो हमारे किससे आर्थिक हितों से जुड़ी हैं, हितों से क्या है, जुड़ी हैं, ठीक है। और क्या है, जो हमारे विदेश में जो संबंध है उससे संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। विदेशी रिलेशन के बारे में, विदेशी संबंधों से संबंधित कोई भी ऐसी कोर्ट की जानकारी नहीं दी जाएगी जो कोर्ट के खिलाफ हो, कोर्ट के अगेंस्ट कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, जो कोर्ट के खिलाफ हो ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। या किसी विदेशी सरकारों द्वारा, किसके द्वारा, जो अभी पता है, विदेशी सरकारों द्वारा विश्वास में दी गई जानकारी, जैसे कैसी कि जो हमारे हथियार बनते हैं
तो रूस हमारा क्या करता है, सहायता करता है। इजराइल हमारी क्या कर देता है, सहायता कर देता है कि हथियार बनाने में, जैसे हम हथियार बनाते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो जानकारी एक दूसरे में साझा होती हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, जानकारी में नहीं दे सकते। ठीक है। और देख सकते हैं कि किसी के जीवन को खतरे में डालने वाली जानकारी, ठीक है, किसी के जीवन को खतरे में डालने वाली जानकारी को भी हम नहीं मांग सकते। ठीक है। और क्या है, क्या नहीं मान सकते, ये मंत्रिमंडल के जो कागज पत्र हैं, मंत्रिमंडल के कागज पत्र के बारे में हम जानकारी नहीं मांग सकते। ठीक है। और अपराधियों के अपराधों के बारे में क्या कर सकते हैं, हम जानकारी नहीं ले सकते। क्या है, अधिक संबंधित हम जानकारी नहीं ले सकते। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अध्याय 2 समाप्त हो गया। ठीक है। अब चलिए चलते हैं, हम अध्याय 3 की ओर चलते हैं। देखते हैं अध्याय 3। ठीक है। देखते हैं धारा कौन सी, धारा 12 में क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। किसका, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, आयोग का गठन। तो इसमें वही चीज है, कौन करेगा, पहली बात कौन करेगा, केंद्र में है तो कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। तो सबसे पहली बात क्या है, कौन करेगा, तो केंद्र सरकार। इसमें कौन कौन होगा, कौन होगा, क्या हो, कौन कौन होगा इसमें। तो इसमें क्या होगा, एक क्या हो, ये कितनी 11 सदस्यीय टीम होगी, कितनी होगी ये, इसमें कितने 11 सदस्य होंगे, कितने होंगे 11 सदस्य होंगे, कितने होंगे ये 11 सदस्य होंगे। ठीक है। इसमें क्या होगा, एक क्या होगा, मुख्य सूचना आयुक्त होगा। क्या, एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा। क्या होगा, मुख्य सूचना आयुक्त होगा। और कौन होगा, इसमें क्या, अधिकतम कितने 10 कौन हो सकते हैं, केंद्रीय सूचना आयुक्त हो सकते हैं। ठीक है। तो ये कितने हो गए, 11 हो गए। एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और अधिकतम कितने 10 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त हो सकते हैं। इनको नियुक्त कौन करेगा, तो नियुक्त कौन करेगा, देख सकते हैं, नियुक्त कौन करेगा, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कौन करेगा, राष्ट्रपति। इनको नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तो वो किससे, उसमें क्या होगी, फिर समिति होगी। किसकी, समिति की सलाह पर। किसकी, समिति की सलाह पर। अब वो समिति में कौन कौन होंगे, तो समिति में देख लेते हैं, समिति में कौन कौन लोग शामिल होंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इस समिति में कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो ठीक है, इस समिति में कितने, 3 लोगों वाली समिति होगी। ये कितनी, 3 लोगों की समिति होगी। ये समिति जो होगी, वो कितनी, 3 सदस्यीय होगी। कितनी होगी, 3 सदस्यीय होगी। जिसमें एक कौन होगा, भारत के कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। भारत के प्रधानमंत्री कौन होंगे, भारत के प्रधानमंत्री। एक कौन होगा, दूसरा व्यक्ति जो होगा वो क्या होगा, लोकसभा का विपक्ष नेता। कौन होगा, लोकसभा का क्या होगा, प्रतिपक्ष
क्या होगा, लोकसभा का प्रतिपक्ष होगा। और एक सदस्य जो होगा वो क्या होगा, प्रधानमंत्री के द्वारा नामांकित किया जाएगा स्वेच्छा से। वो किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा क्या होगा, नामित होगा। एक कौन व्यक्ति होगा जो प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया जाएगा, ठीक है, या सुझाया जाएगा, ठीक है। इतने लोग होंगे, ये कितने, 3 सदस्य होगी। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब एक चीज और देख लेते हैं, फिर हम बाकी चीजों को क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब इनकी क्या है, टाइम पीरियड देख लेते हैं बस, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं धारा 13। धारा 13 में क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों की पदावधि। क्या, केंद्रीय सूचना आयोग की क्या पदावधि, ठीक है, टाइम पीरियड इनका क्या है, ठीक है। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, ये क्या है, इनमें ये है कि जब तक चाहे, क्या है ये, जब तक चाहे, जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं, या क्या हो, जब तक चाहे, या क्या हो इनकी क्या है, दूसरी चीज क्या है कि 70 साल, कितने, 70 वर्ष पूर्ण हो जाए। क्या हो जाए, 70 वर्ष पूर्ण हो जाए। अब दोनों में से जो पहले हो जाए, क्या हो जाए, सॉरी 70 नहीं, इसमें कितने, 65 वर्ष की है, कितनी, 65 वर्ष होती है, कितनी, 65 वर्ष पूर्ण हो जाए, जो पहले इसमें से क्या है। अब दोनों में से क्या है, दोनों में से जो पहले हो जाए, जो पहले हो, ठीक है। या तो उनकी उम्र क्या हो जाए, 65 वर्ष हो जाए, तो उनको रिटायरमेंट लेना होगा। या जब तक चाहे, मतलब उसको चाहिए मुझे 1 साल, उसका ऊपर है, मन के ऊपर है, 1 साल रहता है, 2 साल रहता है, 4 साल रहता है, 10 साल रहता है। जब तक उसका मन नहीं भरा तब तक वो रह रहा है, उसका मन भर गया तो वहां से निकल जाएगा, ठीक है। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, वो क्या है कि इसमें जो व्यक्ति होगा वो क्या होगा, नोट में लिखो कि दोबारा इसमें नहीं चुना जाएगा। नोट में क्या है कि दोबारा नहीं चुना जाएगा, इसमें क्या, दोबारा नियुक्त नहीं होगा, दोबारा नहीं चुना जाएगा। क्या होगा, इसमें नहीं चुना जाएगा। जो व्यक्ति एक बार चुन गया लेकिन वो रह सकता है, लेकिन क्या है, दोबारा नहीं चुना जाएगा, ठीक है। अब इनके जो वेतन वगैरह, इसमें 2019 में संशोधन हुआ, 2019 में क्या किया, संशोधन हुआ। तो 2019 के संशोधन में ही इसी में बताया गया है कि इनके जो वेतन भत्ते होंगे वो शर्तें, अन्य शर्तें वो क्या, केंद्र सरकार द्वारा लागू होंगी। तो वेतन भत्ते वगैरह के बारे में बताया गया कि क्या, वेतन भत्ते कौन, केंद्र सरकार, कब, 2019 के संशोधन के बाद केंद्र सरकार तय करेगी, केंद्र सरकार क्या करेगी, तय करेगी, ठीक है। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी की चीजों को हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू दोस्तों।